देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदन मोहन मालवीय शोध संस्थान के विकास और विस्तार की योजनाओं की समीक्षा की है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड केवल आस्था और अध्यात्म की भूमि नहीं, बल्कि ऋषियों, ज्ञान और वैज्ञानिक चिंतन की भी भूमि रही है। ऋषिकुल हरिद्वार में इस महत्वपूर्ण संस्थान को नई पहचान देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संस्थान का काम कुंभ शुरू होने से पहले पूरा करें। पर्यटन विभाग इसमें नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। सीएम ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिए कि कार्यों की मॉनिटरिंग करें और विकास के साथ विस्तार के संरक्षण पर जोर दिया जाए। विकासनगर में जौनसार बावर की लाइफलाइन कालसी चक्राता मोटर मार्ग बंद हो गया है। तेज बारिश के बाद पहाड़ी से भारी मलबा आ गया। इसकी वजह से हाईवे पूरी तरीके से बंद है। डेंजर जोन जजरेड़ में मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। इसके बाद से मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। कई घंटों तक मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। इसके बाद मौके पर पहुंची पीडब्ल्यूडी ने जेसीबी की मदद से कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को खोला है और यात्रियों ने राहत की सांस ली है। और उत्तरकाशी में यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर हनुमान चट्टी के पास एक बड़ा हादसा टल गया। शाम के समय हनुमान चट्टी से लगभग 1 किलोमीटर आगे सड़क पर अचानक मलबा और पत्थर गिरने से यमुनोत्री जा रही एक बस क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत पहुंची है और हालात को संभाला है। राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी श्रद्धालु पूरी तरीके से सेफ हैं और किसी को भी चोट नहीं आई है। और अब खबर पिथौरागढ़ से। आज जहां पर सुबह मुनाकोट वड्डा मार्ग पर बूरा गांव के पास एक जीप बेकाबू होकर 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को खाई से बाहर निकाला है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गाड़ी में सवार सभी लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे। और जोशीमठ से खबर है, यहां पर बैलेंस बिगड़ने की वजह से एक ट्रक अलकनंदा नदी में जा गिरा। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई है। बताया जा रहा है कि मारवाड़ी पुल से विष्णु प्रयाग तक बन रही सुरक्षा दीवार का सामान लेकर ट्रक स्टोर में पहुंचा था। कच्ची सड़क से जाते समय ट्रक अलकनंदा नदी में गिर गया। अभी मारवाड़ी पुल पे एक ट्रक गिर गया है। और बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। आज रात भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और चमोली समेत रुद्रप्रयाग जैसे इलाकों में बारिश हो सकती है। 6 और 7 तारीख को भी प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अगले 48 घंटे के लिए प्रदेश में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश का अलर्ट दिया गया है। 5 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। 8 तारीख के बाद से देखेंगे कि जो वेदर एक्टिविटी है उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। केवल जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें भी, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा, गर्जन के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। इसके साथ बद्रीनाथ धाम में भी बर्फ गिरी है। यहां पर नर नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत पर बर्फबारी हुई है। यमुनोत्री धाम में भी मौसम बदला, बर्फबारी देखने को मिली। अचानक हुई बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक ऊंचाई वाले इलाकों में अभी बर्फबारी जारी रह सकती है।
चमोली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। इसके चलते रुद्रनाथ ट्रैक पर लगातार बर्फबारी हो रही है। इससे चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच 18 मई को खुलने वाले रुद्रनाथ धाम के कपाट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के निर्देशन में 15 सदस्यीय टीम ने पैदल रास्ते का जायजा लिया। ट्रैक पर लगातार बर्फबारी जारी है। एक श्री रुद्रनाथ यात्रा मार्ग पर एक निरीक्षण टीम के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिसमें कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित विभागों के द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजे गए हैं। ये कुल मिलाकर हमारे 15 सदस्यीय एक दल है जिसका दायित्व है कि यात्रा मार्ग का निरीक्षण करके अपना जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। अल्मोड़ा में हो रही लगातार बारिश और तूफान से काफी नुकसान हो रहा है और हवालबाग ब्लॉक के गागिल गांव में एक मकान और मंदिर के ऊपर पेड़ गिर गया। इसकी वजह से मकान और मंदिर का गेट टूट गया। सूचना पर पुलिस पहुंची है, फायर विभाग पहुंचा है और किसी तरह से हालात को कंट्रोल किया है। और हरिद्वार में बहादुराबाद टोल प्लाजा पर बता दें कि कांग्रेसियां पहुंचे हैं और कांग्रेसियों और किसान नेताओं ने जमकर हंगामा किया है। ज्वालापुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक रवि बहादुर की अगुवाई में पहुंची भीड़ ने बहादुराबाद टोल प्लाजा पर बैरिकेडिंग हटाते हुए हंगामा किया, काफी नारेबाजी की और विधायक रवि बहादुर ने टोल प्लाजा कर्मियों पर स्थानीय लोगों से अभद्रता और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। टोल प्लाजा पर हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची है और किसी तरीके से हालात को कंट्रोल किया है। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में बहादुराबाद टोल प्लाजा पर कांग्रेसियों और किसान नेताओं ने जमकर हंगामा किया। कोई पर्सनल इशू नहीं है, पूरी विधानसभा के लोग टोल वाली ऐसी परंपरा ला दी कि हम टोल भी दे रहे हैं, इनकी बदतमीजी भी झेल रहे हैं और एक घंटे तक जो है जाम में भी हम लोग ही फंस रहे हैं। इमरजेंसी लाइन का कोई प्रावधान नहीं है। कोई भी आपकी एम्बुलेंस आ जाए, कोई बीमार हो, उसको निकालने का कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है। 10 स्थानीय युवाओं को यहाँ रोजगार नहीं दिया जा रहा। अब आए दिन यहाँ पे लड़ाई झगड़े बदतमीजी। असम के चुनावी नतीजों की पहेली को उत्तराखंड में कांग्रेस ध्यान से समझने की कोशिश कर रही है। दरअसल उत्तराखंड में जहां कांग्रेस पिछले 2 चुनाव हार चुकी है, वहीं असम में 3 बार। दोनों राज्यों की राजनीति में क्या कुछ समानता है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की हैट्रिक जीत की उत्तराखंड के पॉलिटिकल सर्कल में जितनी चर्चा है, उससे ज्यादा चर्चा कांग्रेस की लगातार तीसरी हार पर है। दरअसल असम, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल ये कुछ चुनिंदा राज्य हैं जहां बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में है। असम हिमालय तलहटी में बसा प्रदेश है, वहीं उत्तराखंड हिमालय राज्य है। असम के बाद उत्तराखंड में अगले 7 से 8 महीनों में विधानसभा चुनाव होंगे। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तराखंड में हार मिली है। असम के प्रभारी रहे और सीनियर कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड में असम जैसे नतीजे रिपीट ना हो, इसके लिए वोटों के बिखराव को रोकना जरूरी है। कांग्रेस को छोटी पार्टियों और सक्रिय नॉन पॉलिटिकल दलों के साथ गठबंधन करना चाहिए। हम इस नीति पर अपनाएंगे कि वो लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले हों और भारत के संविधान पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति लोग हों, और जहां यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, ऐसा ग्रुप है, ऐसी पार्टी है और उसका उम्मीदवार है, तो हम उनके साथ एडजस्टमेंट, मेरा दृष्टिकोण है एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए करके। और मैं इंडिया गठबंधन के साथियों को भी इस अप्रोच से सहमत करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर लोगों की पल्स जानने के लिए हरीश रावत 15 मई से उत्तराखंड के टूर पर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी असम में लगातार तीसरी जीत से उत्साहित है। पार्टी नेता कहते हैं कि सत्ता विरोधी लहर जैसे नैरेटिव अब बेअसर हैं। गौरतलब है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में कहा है कि उत्तराखंड में चुनाव सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में होंगे, यानी चेहरा धामी ही रहेंगे। मैं तो उत्तराखंड को अजेय बनाने की बात कर रहा हूँ और उत्तराखंड में वो सारी संभावनाएं हैं जो भाजपा को अजेय बनाती हैं। चुनाव आएगा, कांग्रेस इस बार कहां जाएगी वो सोच भी नहीं पा रहे होंगे, जो स्थितियां उत्तराखंड में होने वाली हैं। और उत्तराखंड का माहौल बहुत अच्छा है।
बंगाल और असम 2 राज्यों में मिली जीत को बीजेपी मोराल बूस्टर मानती है। वहीं कांग्रेस के नेता इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी जैसी चुनावी मिशन से लड़ने के लिए उन्हें उत्तराखंड में असम के हैंगओवर से बाहर निकलना होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा कल उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। शैलजा 6 मई को गढ़वाल मंडल के दौरे पर रहेंगी और 6 मई को देहरादून पहुंचने के बाद वो अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगी। इस दौरान खास फोकस 1-to-1 संवाद पर रहेगा ताकि कार्यकर्ताओं से सीधा फीडबैक लिया जा सके और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा सके। कांग्रेस का मानना है कि लगातार दौरों से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। हमारी प्रभारी जी 5 दिन के दौरे पर आ रही हैं। गढ़वाल मंडल के पौड़ी जिला, रुद्रप्रयाग जिला, चमोली जिला और टिहरी जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और उनका प्लान बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ दर्शन करने का भी उनका इरादा है। उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक शातिर आरोपी ने खुद को राहुल गांधी का निजी सचिव बताकर कांग्रेस के नेताओं को जाल में कैसे फंसाया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पॉलिटिकल ठगी मामले ने सियासत में हलचल मचा दी है। आरोपी कनिष्क ने खुद को राहुल गांधी का निजी सचिव बताकर कांग्रेस नेताओं को फोन किए और टिकट दिलाने के नाम पर मोटी रकम ऐंठी। वहीं ठगी का शिकार बनी नेता भावना पांडे, जिन्होंने आरोपी को करीब 25 लाख रुपए दे दिए। इतना ही नहीं, आरोपी ने भावना पांडे के सामने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को हटाने के लिए 2 करोड़ रुपए की डील तक रख दी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी खुलासा किया। उन्होंने कहा कि खुद इस तरह के कॉल उनके पास भी आए और इस साजिश से वो इतने परेशान हुए कि कई दिनों तक ठीक से सो तक नहीं पाए। उनका कहना है कि पुलिस सही से जांच करे तो कई नामों के और भी खुलासे होंगे। सब रिकॉर्ड है पुलिस के पास और इसके ऑडियो भी है, वीडियो भी है, रिकॉर्ड भी है। इसने किसी को नहीं छोड़ा और इस प्रदेश में कई लोगों को बचाया मैंने। भाई इसने सोनिया रावत से भी बात की, घंटों घंटों रोज बात किया, उससे भी टिकट की। मेरे को तो न टिकट लेना है न महिला। मैं तो भाई कई दिन से सो नहीं पाया। जब मैंने मेरे बारे में अनर्गल बातें सुनी तो मैं चैन की नींद कई दिनों से नहीं सो पाया। लेकिन मैं अभी भी बेचैन हूँ कि ये जो पूरा वाकया है ये पूरा साफ होना चाहिए और जनता के सामने होना चाहिए। आरोपी ने उत्तराखंड ही नहीं अन्य कई राज्यों में ठगी की है, टिकट और पार्टी में पद के नाम पर, जिसमें राजस्थान और बिहार शामिल हैं। ये पहला मौका नहीं जब प्रदेश में ठगी केवल टिकट और पद के नाम से हुई हो। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जब बीजेपी नेताओं को मंत्री बनाने के नाम पर ठगी की कोशिश हुई थी। बीजेपी नेता खजान दास का कहना है कि उन्हें भी मंत्री बनने के लिए कॉल आए थे। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। फोन में मैंने कहा कि मुझे भी आए, परंतु ये ठीक नहीं है, इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें कम से कम सचेत भी रहना चाहिए। हम लोगों को सभी को देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी झांसे में आ जाते हैं लोग, तो सीधा साधा काफी लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी है। हाँ, देखिए अभी जो उनसे पूछताछ में जानकारी आई है कि उनके द्वारा अन्य लोगों को भी कॉल किया गया था, तो बाकी उनका मोबाइल हमारे द्वारा कब्जे में ले लिया गया है। उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। आगे की डिटेल उसमें पता लग। सियासत में सेटिंग गैटिंग का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन अब इस खेल का फायदा ठग भी जमकर उठा रहे हैं। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन यह मामला राजनीति के अंदर की सच्चाई भी उजागर कर गया है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून।
लगता है नेपाल के नए पीएम बालेंद्र शाह भी केपी शर्मा ओली की राह पर चल पड़े हैं। बालेंद्र सरकार ने मानसरोवर यात्रा को लेकर विरोध जताया है। बालेंद्र सरकार भी भारत के उस हिस्से को अपना बता रही है जहां से लगातार मानसरोवर यात्रा होती आ रही है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। केपी शर्मा ओली की विदाई के बाद भारत नेपाल के रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन मानसरोवर यात्रा को लेकर बालेंद्र सरकार ने जो रुख अपनाया है उससे यही लगता है कि केपी शर्मा ओली के रास्ते पर ही बालेंद्र शाह भी चल रहे हैं। बालेंद्र शाह ने भारत के साथ ही चीन सरकार को प्रोटेस्ट नोट भेजा है। प्रोटेस्ट नोट में नेपाल लिपुलेख को अपना बताया है। ओली सरकार भी पिथौरागढ़ के बॉर्डर विलेज गुंजी, नाभी और कूटी को नेपाली मैप में शामिल कर चुकी थी। यहीं से भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद ने तूल पकड़ा था। नेपाल का मानना है कि जो महाकाली नदी का उद्गम स्थल है नेपाल भारत के बीच में, जो सीमा नदी के रूप में है, उसका उद्गम स्थल लिम्पियादुरा है और उससे इस तरफ के जो 3 गांव है कुटी, नाभी, गुंजी, ये नेपाल का हिस्सा है। ये लंबे समय से नेपाल दावा करता रहा है और पिछले संसद में सार्वभौम संसद ने, पूरी संसद ने इसको पास किया। असल में मानसरोवर यात्रा गुंजी गांव से होते हुए लिपुलेख दर्रा पार कर चीन में एंट्री करती है, लेकिन नेपाल अब इस इलाके को अपना बता रहा है। यही नहीं, नेपाल का मानना है कि उसकी जमीन पर बिना परमिशन के कोई भी दखल बर्दाश्त से बाहर है। लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली रोड बनने के दौरान भी नेपाल का यही रुख नजर आया। केपी शर्मा ओली की पूरी सियासत ही भारत विरोधी खड़ी थी, लेकिन बालेंद्र शाह के भारत विरोधी रुख ने कईयों को हैरान किया है, वो भी तब जब सदियों से बॉर्डर के तीनों गांव भारत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। केपी ओली की सरकार भी इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने के लिए हमेशा आगे आती रही है और उसी राह पर जो है बालेंद्र साहब भी चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये, लेकिन उनका रुख जो है ये अपने अंदर, उनके देश के भीतर के लिए एक अलग बात हो सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ संबंधों को खराब भी करेगा, क्योंकि हमेशा से जो है लिपुलेख वो भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। यात्रा को लेकर बालेंद्र शाह का प्रोटेस्ट भले ही उग्र राष्ट्रवाद की सियासत आंच दे रहा हो, लेकिन इससे दोनों मुल्कों की रिश्तों की डोर कमजोर जरूर होगी। यही नहीं, सदियों से चली आ रही रोटी बेटी के रिश्ते पर भी संकट मंडराएगा। ऐसे में नेपाल जितनी जल्दी जमीनी सच्चाई को समझेगा, दोनों मुल्कों के लिए उतना ही अच्छा होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। नैनीताल के बजून में निर्माणाधीन बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। मामला मल्ली ताल कोतवाली क्षेत्र का है। देहरादून में एसएससी परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड अरेस्ट। एसटीएफ ने सहारनपुर से आरोपी शुभम भटनागर को दबोचा। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में एसटीएफ ने हाथी के दांत के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। हरिद्वार में नजीबाबाद हाईवे पर एक बस ने कार को टक्कर मार दी। इसके बाद कार का सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट होने से कार में आग लग गई। 5 लोगों ने भागकर जान बचाई। बलिया नाले निर्माण के दौरान कृष्णापुर इलाके में गिर रहे बोल्डरों को रोकने की मांग को लेकर लोगों ने हाईवे जाम किया। प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर रमेश कापड़ी ने डीडी हाट विधानसभा के लिए ओबीसी आरक्षण की मांग की। बीजेपी महिला मोर्चा ने पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर का पुतला फूंका। महिला मोर्चा का कहना है कि फीमेल हॉस्पिटल में लिफ्ट लगाने को लेकर विधायक मयूख मेहर झूठ बोल रहे हैं। खटीमा विकासखंड में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। तहसील दिवस में 92 शिकायतें आई थी। इनमें से 22 शिकायतों का समाधान किया गया। पौड़ी गढ़वाल के खेरसू क्षेत्र में पारंपरिक कठबद्धी मेले का आयोजन हुआ है। देवताओं की पूजा अर्चना कर की गई इलाके की सुख समृद्धि की प्रार्थना। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। अब तक 2,82,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। 1,73,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचे। गंगोत्री यमुनोत्री 1,96,000 लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चक्राता रोड के प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की, साथ ही खुशहाली की भी कामना की।
सीएम धामी ने कहा, भगवान हनुमान शक्ति, भक्ति, साहस और सेवा के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें निस्वार्थ सेवा, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देता है। और 5 दिन पहले नगर निगम की बोर्ड बैठक में किन्नरों की बधाई राशि 5100 रुपए तय की गई थी। वहीं अब इस फैसले को लेकर किन्नर ग्रुप में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। समाज कल्याण मंत्री ने भी बोर्ड बैठक के फैसले का समर्थन किया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। देहरादून में रोजाना कम से कम 200 नवजातों का जन्म होता है। ऐसे में किन्नरों की नजर हर अस्पताल और नगर निगम के डाटा पर रहती है। किन्नरों की मुंह मांगी बधाई रकम आम आदमी की जेब से बाहर है। लगातार इस तरह की शिकायतों पर नगर निगम की बोर्ड बैठक में किन्नरों की बधाई राशि 5100 फिक्स कर दी गई, जिस पर पिछले दिनों किन्नर लीडर और सरकार में दायित्वधारी रजनी रावत ने आपत्ति जताई और नैनीताल हाईकोर्ट जाने की बात कही। लेकिन अब देहरादून के स्थानीय किन्नर सामने आ गए। उन्होंने फैसले का समर्थन करते हुए 5100 की राशि को काफी बताया। आपत्ति में लगाऊंगी, मैं आई हूं नगर निगम में, इसकी सत्ता है आपत्ति करूंगी, मैं हाईकोर्ट तक पहुंचूंगी। सर हम संतुष्ट है, हमें किसे पालना है, हम अकेले, हमें अपना पेट भरना है, हमें कोई आटा दे रहा, चावल दे रहा है, पैसा दे रहा, कपड़ा दे रहा है, यही हमें आजीविका, हमें अपनी जीवनचर्या के लिए यही चीज चाहिए होती है। तो हमें 5100 रुपये बहुत है। और मैं तो ये भी कहूंगी, जिसका 51 का भी सामर्थ्य नहीं है, वो अपनी श्रद्धा अनुसार दे सकता है, जो उससे बने। वहीं समाज कल्याण मंत्री कहते हैं कि लोगों को परेशान करके बधाई राशि लेना गलत है। नगर निगम ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, सरकार भी इस पर फैसला लेगी। ठीक है कि जो देने वाला है बड़ा परिवार है, अपनी मर्जी से चाहे कितना भी दे दे, परंतु नॉर्मल रूप से 5100 रुपए की जो राशि तय की गई है, जो बोर्ड ने तय किया है, इसका निर्णय तो हालांकि सरकार को भी लेना है, किंतु ये उचित है। कम से कम जो गरीब व्यक्ति से कोई अगर सताया जाए तो सता करके पैसा लेना ठीक नहीं है। यानी बधाई राशि को तय करने का मामला गर्माता जा रहा है और सबकी नजर सरकार के फैसले पर है, क्योंकि प्रदेश की आम जनता किन्नरों की मुंहमांगी रकम से लंबे समय से परेशानी झेल रही है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी ओनियाल की रिपोर्ट। और किन्नर लीडर रजनी रावत भले ही नगर निगम बोर्ड के फैसलों के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट जाने की बात कह रही हो, लेकिन कानूनी जानकार बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ किया है कि किन्नरों के द्वारा बधाई राशि लेना गलत है। ट्रांसजेंडर है, ये जो बधाई लेते हैं लोगों से, ये वैध नहीं है, ये अवैध है। और इसमें जहाँ तक टेरिटरी ये बताते हैं कि ये वाला हमारा जोन है, ये वाला हमारा जोन है, इसको भी लेकर स्पष्ट किया है माननीय न्यायालय द्वारा कि ये कोई कानूनन रूप से इनको कोई अधिकृत नहीं है ये। और ना ही ट्रांसजेंडर का जो संरक्षण अधिनियम है उसमें कहीं पर ये व्यवस्था दी गई है कानून के तहत कि ये लोग बधाई ले सकें लोगों से। तो इसको जबरन वसूली का करार दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। चारधाम यात्रा में देश के साथ साथ विदेशी यात्रियों का उत्साह भी देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में पड़ोसी देश नेपाल के यात्री चारों धामों की यात्रा पर निकल रहे हैं। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव के धाम केदारनाथ का आधार माना जाता है। नेपाली यात्री यहां पर आकर बहुत खुश होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। पूरा मंदिर में भगवान का अनुग्रह मिल रहा है, खाने बैठने के लिए सब सेवाओं मिल रहा है। अच्छा लग रहा है हमको, इंडिया में बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आया है चार धाम के लिए, बद्री, केदार, काशी, प्रयाग सभी तीर्थ यात्रा सारे धाम जाने के लिए विराटनगर से आया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।